G20 से G3 का सफ़र। मैंने अभी कुछ देर पहले एक शो किया और उसमें पूरा थीसिस बिल्ड किया, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे वो स्कॉलर, हमारे वो दोस्त जिनको हम स्काइप पे लिया करते थे IIM रोहतक से, भारत से, वो आज हमारे कनाडा टोरंटो के स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर धीरज शर्मा जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अच्छा समय है कि हम आपको इतनी दूर से लेते थे, आज हम एक ही जगह पे, एक ही मेज पे बैठे हुए हैं। It's a great privilege to come here and meet with all the community and everybody। कितने लोगों से मिले और यहाँ आए आपके पास, एक बहुत ही अच्छा सफ़र रहा जी। बहुत अच्छा। और आपका बड़ा ही वो जैसे शॉर्ट विजिट है वो चल रहा है। आप एक तरह से आधे कनेडियन है, हमारी नज़रों में हैं, आधे भारतीय हैं, मगर आप पूरे ही भारतीय हैं। लेकिन चूँकि कनाडा पढ़ाते रहे और आपका बड़ा तल्लुक़ है, सब कुछ है। इस वक्त जब आप हमारे पास स्टूडियो बैठे हुए हैं धीरज जी, भारत में G20 का सबसे बड़ा कार्यक्रम, वैसे तो पूरे साल से चल रहे हैं, आपने खुद इतने कार्यक्रम किए भारत में, इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट्स इकट्ठे हैं वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे हो रहा है? चूँकि आप लम्हा बलम्हा भारत के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं, तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इस G20 की, इस 20 लीडर्स के मिलने की? ये G20 के जब लीडर्स मिलते हैं तो दुनिया की दिशा के ऊपर जो 3 इनके इम्पोर्टेंट जो पिलर्स हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, इसकी दिशा जो है वो निर्धारित होती है। हर साल जब लीडर्स मिलते हैं तो वो आकर ये बताते हैं कि दुनिया इन 3 पैरामीटर्स में किस दिशा में जाएगी। अब अगर हम तीनों पैरामीटर्स को पकड़ लें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जितनी वॉलेटिलिटी इकोनॉमिक सिचुएशन में हमने पिछले 4-5 साल में देखी है, शायद ही हमने पिछले 75 साल में उतनी वॉलेटिलिटी देखी होगी, बिकॉज कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। और अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो वियतनाम वॉर एक लिमिटेड, एक ही देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उसको हम निकाल दें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा इवेंट आया जिसने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बहुत ही ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट्स को डिसरप्ट कर दिया। दूसरा हम पैरामीटर पकड़ें तो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम पिछले कुछ साल पकड़ लें तो उसमें इतने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गए हैं जिससे कि लोग खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ क्लाइमेट चेंज। तो वो भी एक वॉलेटिलिटी के परचम पे पहुंचा हुआ एक। और जो तीसरा है सस्टेनेबिलिटी, आज हम ये देख ही रहे हैं अपनी आंखों के आगे कि फॉसिल फ्यूल को हम यूज़ करके जहां पर हम पहुंच चुके हैं, तो उसके अलावा हमने जो वेरियस अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, इन सब को अगर हम देखें तो उसमें भी बड़ी ही अनसर्टेनिटी का एक आलम छाया हुआ है। पर्टिकुलरली अगर हम ऑयल को ही देख लें, उसमें जो फ्लक्चुएशंस हुई हैं, तो मैं ये इसलिए ये भूमिका बांध रहा हूँ कि भारत को जब ये प्रेसिडेंसी ऑफ G20 करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इसमें ये तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं, इसमें बड़ी हाइटेंड वॉलेटिलिटी है। मैं कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूँ कि 1 साल पहले और 1 साल बाद में द लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम वेयर इट वॉज, इवन व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, डिस्पाइट द डिसरप्शन। उसमें काफ़ी हद तक हम लोग देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट्स बन गए हैं, स्टेबिलिटी आ गई है। ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज अब एक नियर कंसेंसस टाइप सिचुएशन बन चुकी है। ऑन द एस्पेक्ट ऑफ, अगर हम देखें कि ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, there is a consistent recognition that we have to not only get into sustainability as a business practice, but sustainability as a way of life.
in terms of consumption. Prime Minister of India has repeatedly stated that how people consume, how people engage in consumption is also going to determine so sustainable consumption determine how the world will grow, because there is not enough in the world to sustain the type of consumption which is typified in North America और Western Europe. तो ये सब चीज़ों में अगर हम एक साल में देखें पैरामीटर्स पे एक बेटरमेंट हुई है, एक अपवर्ड डायरेक्शन है, और उसका कल्मिनेशन जो है जब हैंडिंग ओवर हो रही है इंडिया से आगे, तो एक हाई लेवल पे हो रही है, एक हाइट पे हो रही है, लोग वहाँ आ रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और इसके अलावा एक अच्छी बात ये हो रही है कि अदर देन G20 का जो 3 मैंडेट है उसके अलावा सेपरेट एक डिस्कशंस हो रही हैं 10-15 देशों के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हैविंग मीटिंग्स, सेपरेट मीटिंग्स, अलग से उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हमारे मालदीव्स के, उनके साथ बातचीत हो रही है। और जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने तो खासकर समय निकाला है, और आज की जो खबर है वो यही है कि वो देयर विल बी ए 1-to-1 डिनर बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस टू डिस्कस इश्यूज ऑफ पार्टनरशिप एंड डिस्कस हाउ बायलैटरल ट्रेड एंड हाउ कोऑपरेशन इन ऑल डोमेन्स कैन इंक्रीज। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ दिन हैं, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आगे हम देखते रहेंगे। देखिए, इस G20 के हेड ऑफ द स्टेट्स के समिट में कुछ चैलेंजेस भी हम देख रहे हैं। एक चैलेंज तो ये है कि प्रेसिडेंट जी इसमें शरीक नहीं हो रहे, और उसके पीछे जो हमें नज़र आ रहा है कारण वो ये है कि वेस्ट और प्रिसाइजली अमेरिका का चीन के साथ एक कोल्ड रिलेशन बढ़ता चला जा रहा है। अगरचे चाइना ने कहा है कि हमारे ताल्लुक भारत से बहुत गहरे हैं, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट नहीं आ रहा, और प्रेसिडेंट बाइडन ने इस पर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है। दूसरी तरफ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो मोहम्मद बिन सलमान हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान और प्रेसिडेंट बाइडन की केमिस्ट्री नहीं मिलती, ये भी हम जानते हैं। कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, मगर वो थोड़े बहुत इश्यूज चलते रहते हैं, वो भी है। तो भारत इन चैलेंजेस को, और फिर रशिया का चैलेंज भी है जी, इन 3 बड़े चैलेंज को रशिया, चाइना और यूएस और सऊदी अरब के ताल्लुकात को थोड़ा सा बैलेंस में लाना, हेड ऑफ द स्टेट के इन तीनों चैलेंजेस को कैसे भारत डील कर रहा है? मैं तीनों को एक एक करके आपको, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जी उनका वो नहीं आ रहे हैं, ली क्वान आ रहे हैं, उनके प्रीमियर हैं। वहाँ थोड़ा जो सिस्टम है, ली क्वान इज़ एक्चुअली द नंबर 2 इन दी पोलिट ब्यूरो, नंबर 2 हैं। उनका एक बहुत ही मीटियोरिक राइज हुआ है। ही इज़ प्रॉबेबली मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि वो वाहिद मेरे ख्याल से सेकंड ऐसे आदमी हैं चाइना की हिस्ट्री में ऑफ द पोलिट ब्यूरो एंड द कम्युनिस्ट पार्टी जो कि लोकल गवर्नमेंट से सीधा इस हायर लेवल पोजीशन पे आए। तो ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वो तो आ रहे हैं, पर जहाँ तक जो प्रेसिडेंट जी की जो एब्सेंस है, वो मुझे लगता है कि भारत को इतना मुझे लगता है क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, अगर अदरवाइज ये सेंटर स्टेज बन जाती। और प्रेसिडेंट बाइडन और जी वहाँ आ जाते और वहाँ पर कुछ कॉन्वर्सेशंस तो होनी थी, कुछ डायलॉग तो होता है, कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता था कि लोग आएँ और बातचीत ना हो। तो मेरे ख्याल से वो इसको डाउन प्ले करना चाहते हैं कि एक मेजर सक्सेस इंडिया की और हो जाती है अगर वो यहाँ पर एक ऐसा कुछ एनवायरनमेंट बन जाता। और दूसरा रीज़न ये है कि चाइना और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो मेरे ख्याल से कि पिछले 40 से 50 साल में वो एट द लोएस्ट पॉइंट है। रिचर्ड निक्सन ने जब से चाइना के साथ डोर ओपन किया था, उसको मेरे ख्याल से अब 50 साल से ऊपर हो गए हैं। उस 50 साल में देयर वाज एन अपवर्ड ट्राइजेक्टरी इन द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड चाइना। चाइना आज जो कुछ भी है उसमें यूएस इन्वेस्टमेंट्स हैं, यूएस के ऑर्डर्स हैं। जो वो बनाता था वो यूएस के लिए बनाता था, यूएस मार्केट्स के लिए बनाता था। तो यूएस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो रिकग्नाइज चाइना को कर लेना चाहिए। वो उसके लिए भी ग्लोबल दुनिया के लिए बेहतर है कि दोनों सिनर्जिस्टिकली काम करें। पर आज पिछले कुछ 3-4 साल में जो रिलेशनशिप है वो एट द नडीर है, इट्स एट द बॉटम।
तो एक वो भी रीज़न है कि देयर इज़ रिलक्टेंस इन एड्रेसिंग दीज इश्यूज इन अ थर्ड कंट्री, तो वो शायद अपने बायलैटरली उसे करना चाहते होंगे। अब आ गया जी इंडिया और सऊदी का रिलेशन। मैं इसको 3 वे में पुट करूंगा, इंडिया, सऊदी एंड यूएस रिलेशन। पेट्रो डॉलर के बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है। हमारा ये G20 G3 के अलावा ये पेट्रो डॉलर भी हमारा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि पेट्रो डॉलर इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आफ्टर द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इट वॉज डिसाइडेड 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, ये डिसाइड हो गया कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर विल बी द बेंचमार्क फॉर द ग्लोबल ट्रेड, और उस यूएस डॉलर में क्वांटिफाई किया जाएगा। 1970s में 71-72 में रिचर्ड निक्सन जब आए तो उन्होंने कहा जी मैं इसको, उस वक्त डॉलर पे ट्रेड होगा, डॉलर विल बी बेंचमार्क विद गोल्ड। उन्होंने कहा गोल्ड के साथ नहीं होगा, सो डॉलर इटसेल्फ इज गोल्ड। उसकी जो मेजर जो स्ट्रेंथ है डॉलर की वो ये है कि वो जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं उसमें तकरीबन नियरली 80%, 80% जो पेट्रोलियम का जो ट्रेड है वो डॉलर के ऊपर चल रहा था। ये आपके व्यूअर्स को जानकर हैरानी होगी कि 73-74% से वो गिरकर 2023 में 58% पे आ गया है। तो लोगों ने बार्टर ट्रेड, लोगों ने लोकल करेंसीज, इंडिया भी उसमें है, रुपी ट्रेड कर रहा है। तो द डिपेंडेंस ऑन द डॉलर फॉर द व्हाट इज कॉल्ड द पेट्रो डॉलर फॉर ऑयल ट्रेड हैज रिड्यूस्ड। आप देखिए कि अगर 73-74%, 58%, ये 15% को अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में ले रहे हैं, बट अगर ऐसे रिलेटिव नंबर में अगर आप पकड़ लेंगे तो देन इट इज ऑलमोस्ट 20% का डिक्लाइन हो गया, 20-22%। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। सो मेरे ख्याल से इसका जो बैलेंस है दैट इज हेल्ड इन इंडिया। और सऊदी अगर चाहता है कि मूव अवे फ्रॉम पेट्रो डॉलर, तो इंडिया विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि ये 50% से नीचे जाना या उसको 58, 59, 60 पे रिटेन करना। अगर इंडिया और सऊदी अगर रुपी ट्रेड में या नॉन पेट्रो डॉलर ट्रेड में आ जाएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सो इन ऑर्डर टू कीप द पेट्रो डॉलर डोमिनेंस, यूएस विल नीड इंडिया, एंड सऊदी को इंडिया का बहुत बड़ा एक पार्टनर है। आपको यह भी पता होगा कि इंडिया इज द रिफाइनिंग सुपर पावर। भारत में 15 या 16 रिफाइनरीज हैं जी, चाइना में सिर्फ 2 रिफाइनरीज हैं बाय द वे। Refineries, which means Indian refining capability is one of the best in the world. जो dirtiest possible crude है उसको रिफाइन करने की जो कैपेबिलिटी है वो भारत में है। वो चाहे वेनेजुएलन क्रूड हो, चाहे वो सऊदी अरेबियन क्रूड हो, चाहे वो रशियन क्रूड हो, चाहे वो ईरानियन क्रूड हो, हमारी कैपेबिलिटीज बहुत हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वो भी है कि सऊदी गवर्नमेंट अरामको हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन रिलायंस। उन्होंने उसमें इक्विटी लिया है और उसके इट वाज अ $multi-billion डील। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडो सऊदी रिलेशनशिप। और मोहम्मद बिन सलमान जो इंडिया आए हैं वो अकेले स्टेट गेस्ट हैं। ये G20 की जो विजिट में, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सऊदी इज द स्टेट गेस्ट, तो वो रुकेंगे उसके बाद भी एक दिन मेरे ख्याल से, और बहुत बड़ी डेलीगेशन है उनकी। इसमें हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक और है, वो ये है कि इंडिया हाउसेज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। और इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनमें बड़े वेरीड थॉट्स हैं लोगों के, बड़े डिफरेंट स्कूल्स हैं। उसमें अल्ट्रा जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स भी हैं और जो मॉडर्न एलिमेंट्स भी हैं, हर तरह के एलिमेंट्स हैं। जब जिसे हम कहेंगे जो देश विच इज सपोज टू बी द फ्लैग बियरर ऑफ इस्लाम एंड द फ्लैग बियरर ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन, उसमें जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, लोगों के हवाले से जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जो वहाँ के लॉज चेंज किए जा रहे हैं, उसके हवाले से ये इंडो सऊदी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि भारतीय मुस्लिम भी अगर वो देखेंगे कि द वे सऊदी अरेबिया इज ओपनिंग अप अंडर मोहम्मद बिन सलमान,
ये एक उनके लिए भी सिग्नल है कि इवन दे हैव टू हैव अ वेरी ब्रॉड एंड ब्रॉडन्ड माइंडसेट। अब फाइनल जो आपका था वो था इंडिया रशिया एंड रशिया चाइना एंड रशिया यूएस। देखिए रशिया टुडे is really has lost a little bit of its strength because of this conflict. यूक्रेन रशिया में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। रशिया भी एक ऐसे कस्प पे खड़ा हुआ है कि उसको चाइनीज़ डिपेंडेंस ज़्यादा ना हो जाए उसकी। अब इंडिया के साथ बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है, ऑयल का ट्रेड हुआ है, रूपी ट्रेड हुआ है, एंड दे हैव India has stood by its reliable historic partner. At the same time, it has stood by its reliable relationship in terms of technology with US. Or China say, even the Chinese president has mentioned there is a stability in relationship with India. So India from a diplomatic standpoint has done very well. Russia has to come to understand where it will stand in this. I would still say they are better off striking some sort of a balance with India and US rather than probably having a tilt towards China in this whole context. जी, आपने बहुत अच्छे ढंग के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं चाइना, रशिया, सऊदी अरब और G20 के साथ जो एक कॉम्प्लेक्सिटी का मामला चल रहा था, बहुत अच्छे ढंग से आपने उसको एक्सप्लेन किया। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी एस्पिरेशन के हवाले से, भारत में भी कहीं कहीं बात हो रही है कि भारत एक्चुअली G3 है, यानी अमेरिका, चाइना की उसी तकोन में, उसी मुसल्लस में जी। वो भारत तीसरा बड़ा है। अच्छा, जबकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारी डिस्कशन देखी वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो जैसे इस बात को दिल से नहीं मान रहे, वो ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेसर ये है कि पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जी। चाइना एशियन सिविलाइजेशन का लीडर है जी। भारत एक भारतीय सिविलाइजेशन जो हमारी हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन है, पूरा साउथ एशिया, ना सिर्फ प्रोफेसर पूरा साउथ एशिया बल्कि पूरा ग्लोबल साउथ, जिसमें जनूबी अमेरिका के मुल्क भी आते हैं, अफ्रीका के मुल्क भी आते हैं, वो भारत को एक रोल मॉडल समझते हैं कि भाई ये ऐसा देश जिसने चांद पे भी कदम रख दी है, जो सूरज के गिर्द भी घूम रहे हैं, जो वैक्सीन भी दुनिया को बना के देते हैं, मेडिसिन्स भी देते हैं, और फिर ये ऐसा देश कि जिसकी जो डिजिटलाइजेशन है वो दुनिया में यूनिक है। इस तरह की डिजिटलाइजेशन तो अमेरिका, कनाडा में नहीं है कि एक आदमी ने 10 रुपए की चाय लेनी हो तो वो मतलब अपना सेल फोन आगे करता है और वो 10 रुपए प्रोसेस हो जाते हैं। अच्छा, फिर भारत का एक और मॉडल है, पूरी दुनिया में भारत को समझा जाता है एक्सेप्ट पाकिस्तान बाय द वे, कि जी भारत सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड है, जहाँ कहीं मदद की ज़रूरत होती है भारत पहुँच जाता है। और बाय द वे पाकिस्तानियों को भी सबसे ज़्यादा मदद भारत ने दी, चाहे उनके वहाँ पे मेडिकल के इश्यूज हों, चाहे कोई मसला हो। तालिबान तक सलाम करते हैं भारत को कि भाई हमें रोटी गंदम भी यही देते हैं। तो मैं सर इस सारे कॉन्टेक्स्ट में भारत को तीसरी बड़ी सिविलाइजेशन तो समझता ही हूँ, तीसरा बड़ा रोल है। सिर्फ इकॉनमी का साइज नहीं है कि भारत अब 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है या 3rd की तरफ जा रहा है, सिर्फ यही बात नहीं है। भारत क्या जो ग्लोबल टैलेंट है, आप जैसे लोग, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो भारत यूनिक देश तो बन गया, यानी वो तीसरी बड़ी सिविलाइजेशन वेस्टर्न चाइनीज के बाद भारत आ गई। तो मैं तो G3 यूं देखता हूं। तो मेरी इस लंबी बात को आप कैसे परसीव करते हैं? देखिए जी, कि पहले तो इंडिया ऑलरेडी इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे होते हैं। PPP के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया ऑलरेडी इज़ जो 3.5 ट्रिलियन जो हमारा नॉमिनल बेसिस पे है, अगर PPP पे जाएंगे वो 10 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा। इंडिया ऑलरेडी इज़ द 3rd लार्जेस्ट। अगर नॉमिनल बेसिस पे देखेंगे तो जापान से थोड़ा नीचे अभी 4th लार्जेस्ट तो हो ही जाएंगे अगले 1-2 साल के अंदर ही। इकोनॉमिकली सेकंड आपने पॉइंट बोला कि फ्रॉम ए टैलेंट स्टैंड, नेशन इज़ डिफाइंड बाय द पीपल। भारत के लोग जो हैं उनका एक नेचर है, उनका एक एटीट्यूड है,
वो कमिटमेंट्स जो हैं अपनी फुलफ़िल करते हैं, और वो चाहे कॉरपोरेशन में काम कर रहे हों या किसी गवर्नमेंट में हो या एडवाइजरी रोल में हो, उनकी जो कमिटमेंट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, इसको हम स्टडी जब करते हैं कि इंडियन वर्क एथिक is a very, very important work ethic. Indian attitude towards work, we consider work as worship, it is an attitude. So therefore, global workforce. पर मैं इसको एक और डायमेंशन देना चाहूँगा कि इंडिया does not have territorial ambitions. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, यूरोप में और इंडिया में. वी डोंट टेक प्राइड इन हैविंग, अगर आज भी अगर आप बहुत सारे आपके व्यूअर्स को ये जानकारी नहीं होगी कि फ्रांस की आज भी अवे फ्रॉम फ्रांस टेरिटरीज हैं कैरेबियन में, ब्रिटेन की आज भी टेरिटरीज हैं कैरेबियन में, इन पैसिफिक यूएस की टेरिटरीज हैं पैसिफिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के पास गुआम एंड यू नो ऑल दो दे हैव टेरिटरीज देयर, यहाँ तक के जो मुल्क स्पेन और पोर्चुगल जैसे वो भी टेरिटरीज रखे बैठे हैं. भारत देश ऐसा है कि उसने कभी भी इस ना कलोनियल माइंडसेट को परस्यू किया है, और मैं आई कैन स्पीक फॉर व्हाट लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑफ द इंडियन टॉप ब्रासेस माइंडसेट. वी डू नॉट हैव दोज. हमारे वी आर हैप्पी. सो इसीलिए जो चाहे वो साउथ अमेरिका तो वो छोड़ें, अफ्रीका आज द एंटायर अफ्रीका लुक्स अप टू इंडिया, बिकॉज व्हेन इंडियंस गिव एडवाइस इट इज नॉट विद मैलिफाइड इंटेंट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, they give the right advice which is in the benefit of that nation and for the benefit of the larger world. So G20 से G3 इसलिए है because on one hand we have a very powerful technologically advanced and a global standard setting nation called United States. On the second hand, we have an economically, militarily powerful, not from a technological standpoint. China टेक्नोलॉजी वगैरह में मैं उनकी बात नहीं कर सकता, उनके पास पैसा है, बड़ा उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मेहनत से किया. They also have very strong military. So you have a military power, you have an economic power on one hand, you have an economic power, and you have a technological innovation power on one hand, and on the other hand, you have the power of human resources and wisdom. इसीलिए G3 बनता है. Wisdom is here, military power may be here, economic power may be here, power of innovation may be elsewhere, but this is the person, the third, the pivot, which will decide the course of the next century on how the world is going to, and the world is looking up to India to actively play a very important role. That's why the UN reforms are so important, that the UN today is failing. It has already, somewhat demonstrated its inability to manage a conflict between Russia and Ukraine. What is the net outcome of the UN there? So therefore reforms are needed, and India needs a seat at the table. Therefore, India will be able to do a much better job as it has done in the G20 presidency. जी, बहुत अच्छे अंदाज के साथ आपने इस कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को भी हमें और हमारे व्यूअर्स को समझाया. आखिर में बात को कंक्लूड करते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि G20 के इस समिट के बाद, यानी ये जो तमाम बड़े लीडर्स अब इकट्ठे हैं, जैसा आप और मैं बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, तो इस सारी सिचुएशन का जो फ्यूचर इम्पैक्ट है भारत पर और दुनिया पे, इस समिट का भारत के राय कैसे आगे जाएगा दुनिया पे इम्पैक्ट? देखिए जी, इंडिया इज़ दी अमंग्स द लार्ज इकोनॉमीज, इंडिया इज़ दी ओनली ब्राइट स्पॉट. अगर हम देखें, अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी को देखें कि अमेरिकन इकोनॉमी मेरे ख्याल से 2.4% लास्ट जो क्वार्टर में ग्रो की है, अगेंस्ट 2.1, ग्रो फास्टर दैन एक्चुअली एक्सपेक्टेड. जापानीज़ इकोनॉमी डिक्लाइन हुई है, जर्मन इकोनॉमी डिक्लाइन हुई है, ब्रिटिश इकोनॉमी डिक्लाइन हुई है. Some of the other European powers economies either stable or grown marginally, very small. China will be growing at less than Indian pace. Of course, their size of the economy is larger. तो
इंडिया का G20 का और इंडिया की प्रेसिडेंसी का और इस समिट का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज G20 नेशंस टू एक्सपीरियंस इंडिया, understand India, and understand the opportunities that India and Indians hold. Be it France, be it US, be it Britain. अगर आप आज यूके की बात करें तो दे आर एक्टिवली टॉकिंग अबाउट स्ट्राइकिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया. वो उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू कन्वे वेयर दे हैव एर्ड, वेयर दे हैव रॉन्ग्ड इंडिया इन टर्म्स ऑफ आई वुड से टेसिट सपोर्ट फॉर द एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो वो करते हैं, उस पर वो अब रिकग्नाइज करना शुरू हो गए हैं. जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका का, वो तो दे आर 100% विद इंडिया ऑन दीज मैटर्स ऑफ डीलिंग विद एनी एंटी इंडिया एलिमेंट्स. इंडिया को रिकग्नाइज किया जा रहा है, इट इज़ लाइक ए रिकग्निशन. तो जो फ्यूचर नेक्स्ट 2-3-4 साल में है, जो होने वाला है, वो इज गोइंग टू बी एन एरा ऑफ अ ग्रेटर कोऑपरेशन विद इंडिया एट इट्स सेंटर. MBS वहाँ इंडिया में होंगे और वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है. इट इज़, मैं आपसे एक दफ़ा बात कर रहा था कि इंडिया में, इंडिया हाउसेस द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ गॉट, सब इस्लाम के सारे फ़िरके हैं इंडिया में. सुन्नी हैं, शिया हैं. सुन्नी भी मतलब आप अगर देखें बरेलवी भी हैं, जो हमारे देवबंदी भी हैं, हनबली भी हैं, और हमारे शिया हैं, इस्माइली हैं, खोजा हैं, द्रूज हैं. हर तरह के मतलब आप देखें फ़िरके से लोग हैं. मेजॉरिटी ऑफ कोर्स वहाँ हमारे हिंदुस्तान में वो सुन्नियों की है. तो सऊदी अरेबिया बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर. तो मैं ये देख रहा था कि अभी जॉर्डन के जो राजा हैं किंग अब्दुल्ला, उनके बेटे की शादी हुई है अभी, और सऊदी अरेबिया के कोई मेरे ख्याल से कोई इम्पॉर्टेंट बिलियनियर हैं और शायद फैमिली से ही उनके कनेक्टेड हैं, रॉयल वन ऑफ द कनेक्टेड ही होंगे. उनकी मैरिज ब्रॉडकास्ट हुई थी अभी टेलीविज़न पे कुछ महीने पहले. अगर आप उनकी मैरिज को देखें और उनकी मैरिज की सेरेमनी देखें, और बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे शायद कि जो किंग अब्दुल्ला हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट जो हैं, लिनिएज है उनकी प्रॉफिट मोहम्मद से, वो लिनिएज से हैं उसके. तो उन्होंने अपने थॉट्स को, अपने अटायर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को रिटेन करके मॉडर्नाइज किया हुआ. लुक एट द वे दे स्पीक, दे ईट, दे सेलिब्रेट, दे अटायर देमसेल्व्स. दिस आई बिलीव इज द बिगेस्ट सिग्नल आफ्टर what Mohammed bin Salman is doing in Saudi Arabia. He has recognized that you have, for the future of this country, you have to adapt, you have to modernize. And the modernization का सबसे बड़ा जो modernization होती है, that is modernization of thought. If you can modernize your thought, you can modernize a nation. So I think this is an opportunity for us to showcase to the people of India that how various countries are modernizing their thoughts. एंड इंडिया में जो स्मॉल कंपोनेंट, जो 2-4-5% हैं, जो who are holding on to this very parochial and conservative and fundamental beliefs, also should look up to these nations, and also to look up their compadres, their companions in these nations, and modernize their thought, which will then set the basis for their development of their families, and development of society at large. वंडरफुल. आपने बहुत ही अच्छे मैसेज और कंक्लूसिव रिमार्क्स के साथ आज की गुफ्तगू को कंक्लूड किया. हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बड़े आपके ममनून हैं. और ये बहुत ही ग्रेट डील है कि आज आप हमारे स्टूडियो में बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, और अगले हफ्ते से फिर हम स्काइप पे बातें करेंगे. और अब हम तवक्को करते हैं कि चंद महीनों बाद फिर आपको हम कनाडा में अपने स्टूडियो में बुलाने में कामयाब होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज शर्मा जी आपकी बातचीत का. थैंक यू. व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की. और G20 का जो है इस वक्त मामला चल रहा है, और बहुत बड़ा ये समिट है, भारत होस्ट कर रहा है. और भारत ने
पूरे साल के दौरान 2023 के दौरान और अभी कुछ महीने रहते भी हैं, ये साबित किया कि G20 को किस तरह सेलिब्रेट किया जा सकता है और G20 के राही कैसा दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है और दुनिया की डायरेक्शंस बदली जा सकती है। तो ये सारे काम भारत ने किए। आज आपने हमारी बातचीत स्टूडियो में प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखी, सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जाइएगा नहीं, एक यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी छोटी सी और करूँगा। प्रोफेसर धीरज शर्मा जी को हमने बेस्ट रिसर्च राइटर का नालंदा अवार्ड भी इस साल दिया, इसलिए कि प्रोफेसर धीरज शर्मा एक थॉरो इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर हैं और जो भी बात करते हैं, जो भी इनकी रिसर्च होती है, वो बहुत ही फैक्ट बेस्ड रिसर्च होती है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि उस अवार्ड को हम आपके सामने पेश करें प्रोफेसर साहब की खिदमत में, क्योंकि प्रोफेसर साहब अपनी मसरूफियात की वजह से अवार्ड के दिन तशरीफ़ नहीं ला सके थे। हमने अवार्ड की रात को अनाउंसमेंट की थी उस अवार्ड की, वो वीडियो भी आपके साथ हम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन इस शो में मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ वो अवार्ड जो प्रोफेसर साहब के लिए हमने अनाउंस किया, वो यहाँ पे टेबल पे मैं आपके सामने प्रोफेसर साहब की खिदमत में पेश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।